माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग हजार हैं, पर पा लेगा तू लक्ष्य को अगर तुझे तेरे लक्ष्य से प्यार है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मृणाल कश्यप और आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बच्चों। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेईई 2023 के बारे में और उसकी पूरी रोड मैप, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आप अपने 12th को मैनेज करते हुए इस जेईई 2023 को क्रैक करेंगे। इस पूरी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा क्या स्ट्रैटेजी प्लान होगा और प्रॉपर डिटेल बताऊंगा जेईई का कि किस तरीके से एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ईच पेपर कितने क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, क्या मार्किंग स्कीम होता है और कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही खास होने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। और काफी मेहनत करता हूं एक वीडियो पे, तो बच्चों जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और कुछ मेल के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। वो क्वेश्चंस आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्वेश्चन है आज के डेट में, जो बच्चों का जो कुछ क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी जो बच्चे 23rd में एग्जाम देंगे उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने 11th को ढंग से नहीं पढ़ा या उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोविड का मार झेलना पड़ा, इस वजह से उनका अगर 11th खराब है, तो अब वो सवाल पूछ रहे हैं क्या मेरा जेईई 2023 में हो पाएगा या सिर्फ मैं बोर्ड पे फोकस करूं। मैं इसका भी जवाब दूंगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि जेईई और 12th और जेईई को कैसे मैनेज करें। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ एक और चीज है कि भाई 2020 में उसने बोर्ड किया है तो क्या जेईई 23rd को वो दे सकता है? जैसा कि कहना है कि क्या मैं दे सकता हूं, उस समय मेरा कोविड था, क्या मैं दे पाऊंगा। उसके बाद क्या है कि जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं एक मैथ्स का फैकल्टी हूं भाई, तो मेरे से इन्होंने ये भी पूछा है कि मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर करे जेईई में। तो बच्चों, मैं आज की वीडियो में मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा कि मैथ्स में कैसे बेहतर स्कोर करें और काफी अच्छा स्कोर करें। एटलीस्ट 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल कैसे आप ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज और मैं बता दूं कि हमारा एमसीएम में एक बैच अनाउंस कर रहा हूं मैं, और काफी बेहतरीन बैच है, लक्ष्य 23 बैच। लक्ष्य 23, इसमें आप जेईई टारगेट और नीट टारगेट के स्टूडेंट इसमें एनरोल हो सकते हैं और बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मिनिमम फीस में। बच्चा, मेरी औकात नहीं है, नहीं तो मैं जो मेरा कॉन्सेप्ट है इस बैच को लेकर के मैं इस कोर्स को प्रॉपर फ्री कर दूं, बट मेरा वो औकात नहीं है, इसलिए बहुत ही मिनिमम फीस ओनली 25,000 में आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस होगी, ऑफलाइन क्लासेस होगी। हमारा पटना में है ये संस्थान और आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में और आज की बात काफी खास होने वाली है। और देखिए, सबसे पहले समझिएगा जेईई मेन का पैटर्न क्या है, क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि जेईई मेंस जो जेईई का जो पैटर्न है, वो एग्जाम का जो मोड है वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये सीबीटी टेस्ट होता है। उसके बाद मैं बता दूं कि जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो कितने होता है, 3 घंटे का होता है। और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए आपका 4 आवर का जो होता है वो पेपर होता है। फिर आपको मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने मिलते हैं एग्जाम में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 मिलते हैं, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चंस, यानी कि ये तीनों से आपको 30 और 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बच्चा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जिसमें से आपको मैं आगे बता दूं कि देखिए आपका जो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा। तो ईच क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो 20 आपका एमसीक्यू। मैंने बोला ना कि 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं बच्चा, तो मार्किंग स्कीम में आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे जो है
4 मार्क्स का आपका सही होने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन गलती करते हैं तो -1 मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी सेम चीज है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन 2022 से ही आया है कि न्यूमेरिकल में भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को गलती करते हो तो -1 का आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो पेपर आपका होता है वो कितने मार्क्स का होता है, तो पेपर आपका जो होता है बच्चा वो 300 मार्क्स का होता है। कितने का होता है भाई? 300 मार्क्स का होता है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं जेई में? तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 2 अटेम्प्ट, एक साल में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, आप 2 बार दे सकते हो। चांस की अगर मैं बात करूं तो आगे मैं बात करूंगा, देखिएगा। तो अब समझिएगा जेई मेंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो जेई मेंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप समझिएगा कि एज लिमिट है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+12 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आपका जो है आप 10+2 होने चाहिए आपका, या फिर आप अपीयर होने चाहिए 10+2 में, यानी कि 12वीं क्लास में आप होने चाहिए। और अगर आप होते हैं तो उसके बाद भी है कि आपने कब पासिंग किया है, 12th को कब पास किया है या कब अपीयर है, तो उसके अनुसार से। तो आप एक चीज समझिएगा कि 23rd को वही दे सकता है जो 10+2 21 में दिया हो और 22 में दिया हो। तो जो हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या 2020 में अगर हमने दिया है तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं, तो पहली बात कि वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप जेई मेंस 2023 को आप नहीं दे सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपके एक क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको बिल्कुल दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका जो है एडमिशन का जो क्राइटेरिया है आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज या अदर इंस्टीट्यूट में, वो किस तरीके से आपका है। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा, बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट तब आ जाता है जब आप एडमिशन, देखिए एग्जाम में तो कोई भी बैठेगा, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे जो आपका जो होता है कि मिनिमम स्कोर 75% आपका जनरल और ओबीसी के लिए होता है और 60% एससी एसटी कैटेगरी के लिए होता है। तो आपको 75% बोर्ड में लाने होते हैं। लेकिन एक और बात समझने वाली बात है कि अगर आपका नहीं आया तो आप कम से कम अपने बोर्ड में टॉप 20% में आपको आना इंपॉर्टेंट है। यानी कि टॉप 20% का जो मतलब है 20% नहीं, 20%, उसमें आप शामिल कैसे होंगे, तो आपका देखा जाएगा कि जो बोर्ड का जो टॉपर है उसने कितना स्कोर गेन किया है। और मुझे जहां तक लगता है कि टॉपर का अगर आपका जो स्कोर है उसमें मैक्सिमम बोर्ड आपका जो है टॉप 20% में आ जाता है। तो आप बिल्कुल निफिक्र होके आप अपने आप को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम 20% में अगर हैं तो आप इसमें आईआईटी एनआईटी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद बच्चा समझते हैं कि हमारा जो मेन पार्ट है मैथ्स, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैथ्स के जेई 23rd में कैसे अच्छा स्कोर करें। बच्चा देखिए, हम आपको जो आज बताने वाले हैं ना वो इतना सटीक और सिंपल तरीके से बताऊंगा ना कि आपके भेजे में ना एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप अभी तक अपनी स्टडी को लेकर के कंफ्यूज है तो यहाँ के बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखें। और आप देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज क्लास 11th की बात करते हैं और क्लास 12th की बात करते हैं। उन सारे क्वेश्चंस जो मेरे से अभी पूछे जा रहे थे सारे का आंसर मैं आपको देता हूं यहाँ पे, और मैं इसकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कैसे आपको 23rd क्वालिफाई करना है, वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो एकदम ध्यान से लास्ट तक मेरे को सुनते रहिएगा। अब देखिए बच्चा, क्लास 11th में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, बाइनोमियल थ्योरम, बीटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सारे 11th के टॉपिक हैं। अब ये 11th के टॉपिक में अब आप मुझे एक बात बताइए कि 11th के टॉपिक में आपको मैथ्स में कैसे स्कोर करेंगे और कौन से टॉपिक का ध्यान रखेंगे। अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग,
उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखो यार, सबसे बड़ी बात यह है कि इन चैप्टर में कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर हैं जहां पे आपको ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बात, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप समझते हो किसी भी इंसान का जो बैकबोन होता है ना, वो मैथ्स का वो बैकबोन है, क्योंकि इसके बिना आप मैथ्स का कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। तो सबसे पहले भाई ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से जितने भी फॉर्मूला है ना, उसको आप याद कर लो, लर्न कर लो। कोई पूछे नहीं, फटाक से आंसर ऐसे वाली याद करनी है आपको। और जब आप ऐसे याद कर लेते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप हिलाने की ताकत रखते हो, बनाने की ताकत रखते हो, खोलने की ताकत रखते हो। अब देखो, उसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से प्राप्त होते हैं, और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से भी मैनेज कर सकते हो। मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा करना कैसे है, किस किस चैप्टर पे आपको ध्यान देना है, मैं वो भी बताऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, अगर पूरे की बात करूंगा, मतलब पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की बात करूं, तो आप सर्कल और स्ट्रेट लाइन को अगर ढंग से कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन आपका यहां से मिल जाएगा पक्के से। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल ही जाएगा। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, वहां से मिल जाएगा। अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं तो इसको, बाइनोमियल को परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मिला के एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। मैथमेटिकल इंडेक्शन से आपका एक आध क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर 11th में, देखो अब अगर जिसका 11th खराब है, अब वो पूरा पढ़ने जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और मैं आपको बताऊंगा एक चीज और, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि आपका जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है और चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप समझिए ऐसे, 12th से 60%, 12th से 60% और 11 से कितना, 40%, 11 से कितना, 40%। आप ना क्या कर रहे हो, आप इस बात से परेशान हो रहे हो कि अगर मेरा 11th खराब है तो मैं जेई 2023 में नहीं निकाल पाऊंगा। अरे मेरे भाई, आप देख लो यहाँ, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और करेंटली अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके पास अभी भी मैं बता दूं कि अगर पेपर जनवरी में, फरवरी में या मार्च में जो भी पहला अटेम्प्ट होता है, पहला अटेम्प्ट को आपको अगर ध्यान में रखते हो तो 4 महीना इधर और 2 महीना उधर, मतलब आप मुश्किल से 6 महीना के आसपास है। और अगर अप्रैल अटेम्प्ट को लेके चलते हो तो 9 महीना के आसपास है, 9 मंथ के आसपास आपके पास समय है। अगर आपके पास 9 मंथ का समय है बच्चा, तो आप बिल्कुल से, अगर मैं मानता हूं कि अगर 12th भी अगर आप अच्छे से, और करना चाहिए, क्योंकि आप यार अभी तक तो आपने मस्ती कर ली, अभी तक तो आपने जो करना था कर लिया, अब तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर अभी सीरियस नहीं हो जाएगा होगा ना तो आपका फिर दिक्कत होगा। तो अभी अगर आप सीरियस हो तो मैं अगर कहता हूं कि 12th को अगर आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो मुझे लगता है कि यहां से आप 40% के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हो, और 11th को अगर आप रिपेयर कर लेते हो, क्या कर लेते हो, रिपेयर कर लेते हो पूरे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर कर लेना, बट अगर ढंग से इसको रिपेयर कर रहे हो तो 20% आप यहां से उठा सकते हो। और 20 और 60% अगर आप ढंग से सिलेबस करके आप जा रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे से आप जेई को क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। बच्चे अक्सर गलतियां कहां करते हैं, बच्चे गलतियां कहां करते हैं वो समझिएगा। उनको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ना हमेशा डिफिकल्ट, वो क्या करते हैं ना, परेशान इस बात से रहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। आप समझिए, मीडियम क्वेश्चन आपका जो होता है 44% होता है, और इजी क्वेश्चन जो आपका होता है वो 32% होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम यहां लगे रहते हैं, लगता है मुझे कि आईआईटी यहीं से सवालें करती है, बाकी ये दोनों से नहीं करती है। अरे भाई तुम बेवकूफ हो, आपसे ये 20%, 24% आप समझ जाइए कि अगर आप इस पे ध्यान लगा रहे हो, आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। अगर आपका 11th खराब है तब की मैं बात कर रहा हूं। आपने इजी क्वेश्चन 32% और मीडियम क्वेश्चन 44%, अगर आप मीडियम क्वेश्चन और 13% यहां से कर लेते हैं, और मीडियम क्वेश्चन आप कम से कम आप सोच लीजिए 35% कर लेते हैं, और 5 से
6% आप अगर यहां से मैनेज कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि 75 और ये कितना, मतलब 80% के आसपास आप अपने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को आप आराम से कर ले रहे हैं। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो आप समझिएगा कि यहां पे आपके लिए चैप्टर का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर का जो सिलेक्शन है वो आपको करने आना चाहिए, और वो मैं आपको मदद करने वाला हूं इस वीडियो में। अब चैप्टर जैसे मैंने बोला कि देखिए 11th है और इधर 12th है, तो आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दे दीजिए, मतलब अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए, सीक्वेंस सीरीज पे आप ध्यान दे दीजिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ध्यान दीजिए। मैं तो इधर बड़े वाले चैप्टर की बात भी नहीं कर रहा। अगर आप यहां से एक दो और 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के आसपास अगर आप 11 से कर लेते हैं, 4 नहीं 5 तो कम से कम आपको करना पड़ेगा। और आप इधर समझिएगा, सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं मैथ्स की इसमें बात कर रहा हूं। 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम, अगर आप 25 क्वेश्चन में ना 18 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा आप मैथ्स में कर पाएंगे इन महीनों में, मतलब 6-7 महीनों में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप समझिएगा कि यहां पे अगर आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को छोड़ के रिलेशन एंड फंक्शन को आप एक क्वेश्चन पे आप फोकस कर लेते हैं, इन दोनों पे आप फोकस कर लेते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक क्वेश्चन यहां से, मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत सारे बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इसको फोकस कर लेंगे, एक क्वेश्चन तो पक्के से आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, आप इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि आप अगर इन दोनों को मैनेज कर लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3D ज्योमेट्री से ना भी आने की संभावना होती है, वेक्टर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और इससे कॉम्बिनेशन से मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि अगर आप जोड़ोगे तो मैं आपको सिंपली सी बताया कि 16 to 18 के आसपास क्वेश्चन अगर आप मैथ्स में अगर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से, मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर कौन कौन से ध्यान देने हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे है। ट्रिग्नोमेट्री को आप रिपेयर कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अच्छे से रिपेयर कर ले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस पार्ट होता है उसको आप अच्छे से रिपेयर कर ले। अगर आपका ये पार्ट कमजोर है तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। और 12th, जो कि आप 12th पढ़ रहे हो, अब देखो भाई, अब सोचना तो पड़ेगा, कम से कम 11th खराब हुआ है तो 12th को तो ढंग से कर लो। अगर 12th का 60% वेटेज है और मैं आपको बस कह रहा हूं कि 40% आप ढंग से कर लें, 12th को बस 40% अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा इसमें कर पाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा चीज यह आता है ना कि बहुत सारे बच्चे का एक सवाल है कि भाई हम 12th को और जेई को, 12th को और जेई को कैसे मैनेज करें, ये सबसे बड़ा चीज है, यही तो मेन पार्ट है सर। यहां पे ही हम अटक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अभी नहीं, अभी से 2 महीने बाद आपको कहां पे दिक्कत आएगी मैं बताता हूं। अभी तो आपको लग रहा है कि चलो जेई, लेकिन 2 महीने बाद आपको ना बोर्ड का टेंशन ज्यादा, जब भाई डेट अनाउंस हो जाता है ना तो जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। तो अभी तो चलो 1-2 महीना आप नहीं झेल लोगे, लेकिन आफ्टर डीपी दशहरा के बाद आपकी ना परेशानी बढ़ने वाली है। तो अब क्या करना है, यहां पे ना 2 चीजें होता है, जो डट गया ना वही आगे बढ़ गया। ठीक है, शुरुआत हर कोई कर देता है, जेई करने वाले की कमी नहीं है, अंत जो करता है ना रिजल्ट उसी का होता है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एकदम लास्ट बात आपको मैं बता रहा हूं कैसे मैनेज करेंगे बोर्ड को और जेई को, समझिएगा ध्यान से। अगर आपके पास अभी से मैं देख लूं, अभी से अगर मैं देख लूं तो आपके पास अप्रॉक्स कितना समय है, आपके पास समय होगा कितना मंथ होगा अभी, मैं अगर अभी ले लेता हूं 5 मंथ, चलो 5 मंथ, तो अभी से मैं बोल रहा हूं कि 12th का जो सिलेबस है, 12th का सिलेबस सारे कोचिंग में ना दिसंबर के एंड तक तो लगभग खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाते हैं तो इधर का पार्ट मेरा 12th है और इधर का पार्ट मेरा 11th है। अगर दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं आपका 12th का पार्ट, तो आपके पास समय रहेगा दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, अगर जनवरी में होता है तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगी, फेब में होता है तब आपके पास 1 महीना और चांस मिलेगा,
तब अगर मैं लेके चलता हूं कि चलो 1 महीना फेब में होगा, मार्च में, जो भी है, बट मैं इधर लेके चलता हूं कि 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है 12th के सिलेबस खत्म होने के बाद, तो आपके पास अगर आप डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इतना नहीं करते हैं। भाई अगर कुछ नहीं करते हो तो तैयारी क्यों करते हो? तो ये ऐसी काम नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिना मेहनत के तो यार कुछ नहीं होना है। अभी तक तो मस्ती करते आए हो और अब भी चाह रहे हो कि मस्ती करें, नॉट फेयर यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। अब देख, अगर 8 से 10 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ना इस 12th पे ना 2-2 घंटे की स्लॉट में 4 बार आपको बैठने की जरूरत है। 2-2 घंटे की स्लॉट में ना 4 बार आपको बैठने की जरूरत है। अब 2-2 घंटे की स्लॉट, मैं अभी 8 घंटा एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूं, एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूं। अगर आप 10 घंटे पढ़ लेते हो तो 2 घंटे उसमें भी आप 11th को दे सकते हो। किस लिए? रिपेयर करने के लिए भाई, रिपेयर करने के लिए। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों 2-2 घंटा हर दिन दीजिए। और जब आप 2-2 घंटा अभी से एकदम बिल्कुल आज से इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, और अगर तुम्हारी प्लानिंग ऐसी है तो आप समझ जाना कि आप बहुत ही बेहतर स्कोर करने वाले हो इसमें। अब देखो यार, अगर आप 2-2 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, 2-2 घंटे की रेगुलर पढ़ाई और अच्छे से कर रहे हो ना, तीनों सब्जेक्ट को दे रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि काफी अच्छा और बेहतर स्कोर आप कर पाओगे। यानी कि 6 घंटा आप 12th के जेई पे दे दीजिए, 12th के जेई पे दे दीजिए, और 2 घंटे अगर आपको समय मिलता है तो 11th के जेई पर दे दीजिए। ये कब दीजिएगा? ये अभी से आप दे सकते हैं। और जब आपका बोर्ड लगभग दिसंबर के आसपास जब खत्म हो जाता है, तो बोर्ड के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है कि डेली आपके जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको ज्यादा नहीं, लिखने के प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। क्योंकि जेई में जो आप न्यूमेरिकल करते हो, थ्योरी तो वही रहता है, जो न्यूमेरिकल करते हो ना तो स्पीड वे में कर देते हो, और वो गलतियां आप जाके कहां करते हो? बोर्ड में करते हो। और वो गलतियां अगर आप कर रहे हो ना तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। तो वो गलतियां नहीं करना है, बस खाली डेली 1-1 घंटा सोने के वक्त आपको ना लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है। उसके लिए ना बहुत ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अगर आपको दिक्कत है ना तो मेरा एक वीडियो भी बनाया गया है, उसको आप जाके देखें कि कैसे बोर्ड में लिखना है और कैसे स्कोर करना है। अच्छा, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका बहुत बेहतरीन से आपका रिजल्ट आएगा जेई 2023 में, और आप बोर्ड और जेई दोनों को आप मैनेज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल हमने आपको सारी बातें बता दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हाँ, आपकी अगर स्ट्रैटेजी, आपको अगर लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी अभी भी खराब है या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आप किस परेशानी से अभी तक सामना कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और आपको क्या लगता है कि अगर जेई 2023 आपका अगर फरवरी में होता है या मार्च में होता है या अप्रैल में होता है, जो भी होता है, तो आपके पास जो समय है उस पे आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैथ्स के किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा, और गारंटी देता हूं कि मैथ्स में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।